हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है अब आपका सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो चुका है। नई शिक्षा नीति के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब आपका इम्तिहान बहुत नज़दीक है। तो उससे संबंधित अब मैं आपका रिवीजन के लिए जो है वो पहली वीडियो जो भेज रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग हमें सब्सक्राइब करते रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो अध्याय 9 है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संस्कृतियों का टकराव, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पूरी तरह से। इसको जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, उसमें जो भी सभ्यताएं फली फूली, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति में मैंने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको ही लिया है। वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी ही चर्चा हम करने वाले हैं, जिसमें भौगोलिक खोजें हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस है, हर्नट कॉर्टेस है और साम्राज्यवाद। इनके बारे में हम जल्दी से चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे। चलिए पहले पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में भौगोलिक खोजों के कारण क्या थे। इंपॉर्टेंट है कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में सर्वप्रथम ये सिलसिला प्रारंभ हुआ और इसके पीछे जो पहला कारण था वो था आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य हुआ कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। और 14वीं और 15वीं शताब्दी में ये जो है, ये जो नए देशों की खोज का था वो सिलसिला प्रारंभ हुआ। कारण क्या था कि उस समय जो है यूरोप जो था अधिकतर वो गिरावट के दौर से गुजर रहा था। तो अब उस गिरावट के दौर का कारण क्या था, क्यों गिरावट के दौर से, कि इनका एक कस्तूनिया जगह थी जहां से जो है मार्ग, चाहे वो थल मार्ग हो चाहे जल मार्ग हो, इस जगह ये कस्तूनिया है। तो कस्तूनिया से होकर ये मार्ग जो गुजरते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1452 ईस्वी में कस्तूनिया पर जो है अधिकार हो गया टर्किस का। जो मुस्लिम शासक थे उनका यहाँ पर अधिकार हो गया और उन्होंने इनका रास्ता जो यूरोप वालों का बंद कर दिया। अब उनको क्या जरूरत थी, दूसरा रास्ता जो अब समुद्र के रास्ते से जाते हो, तो इसलिए समुद्र रास्ते के अलावा उनके पास कोई नहीं बचा था, तो इसलिए भी जो है खोज हुई। दूसरा, नए आविष्कार। अब पहले जब लोग जो जाते थे तो समुद्र अथाह है, मालूम है ना, 72% जो पानी है, पृथ्वी बहुत कम है, तो भाई कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे जाते थे और वापस नहीं आते थे, डर खत्म। तो अब क्या था, एक और नई चीज जो है सामने आई कि नए आविष्कार आए। ये आविष्कार क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो कुतुबनुमा आविष्कार, दिशा सूचक यंत्र जो दिशा का ज्ञान हो। अगर मान लीजिए आप समुद्र में चले गए, कोई जमीन नजर नहीं, आपको ये मालूम नहीं किस दिशा से आए, किस दिशा को जा रहे हैं, कहीं गोली तो नहीं घूम रहे, कहीं वापस उसी को तो जगह तो नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इससे क्या होता था, कई कई दिन गुजर जाते और रसद खत्म हो जाती और मर जाते थे। क्लियर है। अब क्या था, दिशा का जो है दिशा सूचक यंत्र, अब मालूम है कि हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, किसी कहीं ना कहीं पहुंचे हिंगे, है ना। तो दिशा सूचक यंत्र आ गया। दूसरा, 1609 में दूरबीन का आविष्कार हो गया। अब नंगी आंख से हम जितना देख सकते हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 10 गुना करके जो दूरबीन बता रही है, जब हम उसको देखेंगे तो जमीन पास ही थी, लेकिन हम देख नहीं पाए। तो इसलिए 2 आविष्कार ये हो गए। एक और कि जहाज जो पहले हल्के होते थे वो बड़े बनने लगे थे और ज्यादा गति से चलने वाले थे, उन पे जो है बड़े बड़े जो है क्या लगाए गए, तरपाल जैसे जैसे होता ना, उनकी तरीके से लगाए गए। नई खोजें हुई, उस वजह से क्या हुआ, अब नई खोज आने से लोग जो है साहसी हो गए, मैं जाऊंगा, क्योंकि अब उनके जो है गुम होने की कम चांसेस थे। ठीक है, ज्यादा अभी उनके जो चांसेस थे बढ़ गए थे, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा आ गए थे, तो इसलिए जो है नई खोजें हुई। फिर तीसरा, टॉलेमी की ज्योग्राफी। टॉलेमी की जो मिस्र का रहने वाला था, याद रखना, उसने एक पुस्तक, उसकी जो पुस्तक छपी गई थी वो 1477 में ये छप के आई थी और बड़ी कमाल की पुस्तक थी और बहुत सारी जो है ये किताब, इसकी बहुत सारी प्रतियां जो है वो बिकी थी। और इसमें क्या था, सबसे पहले टॉलेमी ने अपने मानचित्रों में जो है 2 रेखाओं का जो है वो जिक्र नहीं किया था, उसमें छपी थी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जो भी मानचित्र होते हैं बिना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो है हम किसी भी जगह की स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किसने किया, किसने दिया, इसकी ये देन किसकी है, टॉलेमी की। याद रखना, मिस्र का रहने वाला था। और उसने एक और चीज बताई कि पृथ्वी का घेरा उसने 18,000 मील बताया, जो सही तो नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं आसपास था। ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार से इस किताब से भी लोगों को बहुत हेल्प जो मिली। ये अलग चीज है, इसकी कमी थी कि इसको जमीन को ज्यादा बताया गया था और सागरों को कम बताया गया था। फिर बात है चौथा जो है कि मार्को पोलो की यात्रा। मार्को पोलो एक ऐसा व्यक्ति था जो घूमता रहता था, बड़ा शौक था उसको घूमने का, और यूरोप में आपको ऐसे ही ज्यादा लोग मिलेंगे। तो ये इटली का रहने वाला था और उस समय जो सबसे बड़ा
बड़ा जो धरती के ऊपर साम्राज्य स्थापित था वो मंगोल साम्राज्य था। और याद रखना, मंगोल साम्राज्य में उसमें कुबलई खान का खान जो माना जाता कि यूरोप से लेकर ये चाइना तक रिया, जब एक तरफ से चलते थे उसके साम्राज्य को और यहाँ पहुंचते थे 2 वर्ष लग जाते, इतना बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित कर रखा। तो मार्को पोलो जो कहाँ पहुंचते भाई, अपने इटली देश, ये इटली से और कहाँ पहुंच जाता, मंगोलिया में पहुंच जाता, चाइना में पहुंच जाता हो, ठीक है। और यहाँ पर 17 वर्ष तक रहता है, 1275 से लेकर 1292 ईस्वी तक 17 वर्ष तक रहता है और बहुत सारा जो है ज्ञान हासिल करता है। और फिर वापस कहाँ से होकर जाता है, जापान से होकर जाता है, ये चाइना है, ठीक है, ये चाइना यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से जापान से होता हुआ जाता है, थाईलैंड होते हुआ, म्यांमार होते हुआ, भारत से होता हुआ, श्रीलंका से होता है, इस तरह से वो कहाँ पहुँचता है, इटली में जाकर पहुँचता है। और इटली में पहुँचता है तो मार्को पोलो की एक यात्राएं नामक पुस्तक जो लिखता है और उसमें वर्णित करता है खासतौर पर भारत के बारे में, जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती है, चीनी, कपास, गर्म मसाले, सोने, बहुमूल्य रत्न, और इनकी कीमत यहाँ पर कई गुना थी। बस यही था कि हम अब कैसे भारतवर्ष में पहुंचे ताकि अधिक से अधिक लाभ कमाए, ये कारण। तो ये कारण, सबसे बड़ा कारण उनको मिल गया। फिर आता है धार्मिक उद्देश्य कि यहाँ के जो लोग थे वो ईसाई धर्म को मानने वाले, और दुनिया का सबसे बड़ा जो धर्म है वो ईसाई धर्म है। क्यों? क्योंकि यही धर्म जो फला फूला, किस वजह से, क्योंकि इसको जो फैलाने का काम है वो ईसाई मिशनरियाँ करती है, एक तरह की स्कूलिंग है जो इसी काम को करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म भारतवर्ष में इसका इजाद हुआ और कहाँ पहुंच गया, जापान में। क्यों? क्योंकि शासक जैसे कि उस समय अजातशत्रु हुए या फिर जो अशोक, उसने धर्म को फैलाया हर जगह। तो इस तरह से यहाँ से जो है धर्म जो है कहाँ फला फूला सारी जगह। और ये बड़ा सही तरीका है किसी को गुलाम बनाने का, मानसिक तौर पर किसी को गुलाम बनाना, तो धर्म उसे दे दीजिए और वो हमेशा के लिए आपका मित्र बन जाएगा। तो ये इसी तरह को अच्छी तरह से समझते थे। देखिए, मेरे दिमाग में कई बार आता है इस तरह का ख्याल है बीइंग अ टीचर कि काश कोई धर्म ना होता तो शायद हम बड़े अच्छे से रह पाते, या फिर कोई एक ही धर्म होता जो सभी का धर्म होता तो शायद तब भी हम, क्योंकि दुनिया में से जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा जो है लड़ी है। तो मेरा मकसद है कोई गलत किसी का क्रिटिसाइज करने का नहीं है, मैं सिर्फ एक सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। तो भाई अब बात तक कि ईसाई धर्म की जो मिशनरी थे उन्होंने भी नई यात्राओं को प्रोत्साहन, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जितने देशों की खोज होगी वहां पर हम क्या करेंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। फिर छठा, आइबेरी प्रायद्वीप का योगदान। आइबेरियाई प्रदेश कौन है? स्पेन और पुर्तगाल जो देश है उनको आइबेरियाई जो है वो प्रदेश कहा जाता है। और 15वीं शताब्दी में इन्होंने बहुत योगदान दिया। यहीं से जो यात्राएं जो है हुई थी। भारतवर्ष की याद होगा आपको, किसने की थी? वास्को डी गामा ने खोज करी थी। तो कहां से आया था वो? पुर्तगाल से आया था। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस। कहां से? स्पेन से गया था क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। तो इन 2 देशों ने ही, तो कारण क्या थे भाई इन 2 देशों ने? एक तो नंबर है, ये जो 2 देश थे इनकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी दूसरे देशों की अपेक्षा से, जितने भी यूरोपियन देश हैं उनसे अच्छी आर्थिक स्थिति, पैसा धन था। इन देशों के शासक जो है और अधिक खजाने में वृद्धि करना, जितने के पास आता था, जिसके पास 99 रुपीज हो गए वो चाहता है 1 रुपया और आए, 100 बन जाए। तो इस तरह से जो है ये देश चाहते थे कि अधिक से अधिक धन कमाएं। वे दुनिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, ये बात होगी। धर्म युद्धों से पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करने की रुचि पड़ी। जब धर्म युद्ध हुए, धर्म युद्ध क्या होता है, मैंने कई बार कहा कि धर्म के नाम पर जो युद्ध लड़े गए थे ईसाई और मुसलमानों के बीच, तो जो ईसाई लोग थे वो कहाँ आए? एशिया में आए। कहाँ पे आए? जेरूशलम में आए। और जेरूशलम में जब उन्होंने देखा, एशिया में जाकर पश्चिम एशिया में देखा तो यहाँ तो बहुत प्रोग्रेसिव लोग है, बहुत पैसा है, धन है। तो उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ से इनके बीच में व्यापार जो प्रारंभ हुआ और इससे उन्होंने मुनाफा कमाया। और इस प्रकार से जो है मुनाफा हुआ तो उन्होंने खोजें भी करवाई। स्पेन ने नए देश की खोज करने के लिए जो है एक महासागरीय सूरवीर की प्रथा भी शुरू की कि भाई ये वैसा ही था जैसे कोई चोर जो भागता है ना, पकड़ा नहीं जाता पुलिस, तो पुलिस क्या करती है, इनाम रखती है 1 लाख 2 लाख, तो उससे कहते हैं लोग उसको पकड़वाने में हेल्प कर लेते हैं और पकड़ा जाता है। ये स्टिक तरीका होता है। तो ऐसे ही वहां के राजाओं ने क्या किया, लोगों को जो कि भाई हम क्या दिएंगे आपको, नाइट ऑफ द ओशियन जो है दिए जाएंगे, पैसा भी दिया जाता था उसके पास। तो ये बहुत बड़ी उपाधि होती, तो इसलिए भी जो लोग जो है साहसिक जो है वो यात्राओं के ऊपर निकल पड़ते थे। फिर यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को शासकों द्वारा हर संभव जो सहायता थी, स्पॉन्सरशिप दी जाती थी। मतलब जहाज, अगर जो है क्रिस्टोफर कोलंबस गए तो उनको 3-3 जहाज दिए, 90 यात्री दिए, बहुत सी रसद दी। तो ये कौन देते थे? यही शासक देते थे। तो इसलिए जो है आइबेरी प्रायद्वीप का योगदान जो है ज्यादा रहता है। फिर सातवां आता है पुर्तगाल। अंतिम जो है पॉइंट है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये राजकुमार थे लेकिन इनका जो है जो यात्रा थी समुद्री यात्रा करने, उसका बहुत शौक था। और इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी सारगेस में जो है, सारगेस पुर्तगाल में जगह आती, वहां पर स्कूल ही खोल दिया। इसी तरह का स्कूल, एक विशेष प्रकार का स्कूल जहां पर
क्या किया जाएगा, आपको नाविक शिक्षा जो दी जाएगी, और नाविक शिक्षा में क्या होगा, उस तरह के यंत्र भी बनाए जाएंगे, मानचित्र वैज्ञानिक तरीके से मानचित्र भी बनाए जाएंगे। तो क्या हुआ, स्कूल खुलने से क्या हुआ, अब विभिन्न जगहों से, यूरोप के विभिन्न जगह से जो इसकी जो है चाह रखने वाले लोग थे वो वहां पहुंचने लगे, विद्वान आने लगे, और इससे क्या हुआ, एक ही जगह जो है बहुत सारी चीजें जो खासतौर पर जब नए नए मानचित्र बने, नई नई नावें बनाई गई, और इस प्रकार से क्या हुआ, इन चीजों के बनने से क्या हुआ, हमने समुद्री यात्राएं की और नए नए देशों की खोज करी। क्लियर है, तो ये हो गया भाई नए खोज। अब दूसरा जो कहा जाता है, क्रिस्टोफर कोलंबस कौन था और इसका योगदान क्या है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो पहला वो नाविक जिसने जो है अमेरिका की खोज करी थी, तो उनका नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के जिनेवा के जो है एक जुलाय परिवार में एक जन्म हुआ था। इटली में, याद रखना, इटली में इनका जो है जन्म हुआ था और जुलाहे परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये बचपन से ही शुरुआत में जो अब जुलाहे का होता है, कपड़ा बनाते थे और व्यापार करते थे समुद्री रास्तों के द्वारा, किश्तियों के द्वारा। तो इस प्रकार से इसकी जो दिलचस्पी थी वो समुद्री यात्राओं से, बाप को देखकर हर कोई बच्चा जो है बाप की तरह बनना चाहता है, ये सभी की इसी तरह। तो उसमें एक लगन हो गई थी पैदा बचपन से ही क्रिस्टोफर कोलंबस में कि वो क्या व्यवसाय अपनाएगा, ये नौकायान ही अपनाएगा, ये उसने जो है जान लिया था। ठीक है, तो उसमें उसको ज्ञान भी काफी हासिल हो गया था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने 1484 ईस्वी में जो कोलंबस ने क्या किया, समुद्री यात्रा का खर्च, क्योंकि वो खुद तो उठा नहीं सकता था, तो उसको मालूम था कि पुर्तगाल और स्पेन के शासक हैं, वही कुछ कर सकते हैं। तो वो कहाँ पहुंचा, पुर्तगाल के राजा उस समय थे जॉन द्वितीय, उनके सामने जाता है और अपना प्रस्ताव जो रखता है। लेकिन इसका प्रस्ताव क्या था, इसका प्रस्ताव था कि मैं पूरब, देखिए भारत जो पूरब में आता है, एशिया जो आपका जो है, जो भारत है, अगर ये है आपका इस साइड को है, क्या बोलेंगे, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, इटली की बात हो, इटली यहाँ जैसे पड़ता है, तो इटली से इस तरफ को जो है भारत जो है पूर्व की दिशा में आता है। और इसने कहा मैं पूर्व की दिशा में, मैं पश्चिम की दिशा में जाऊंगा। क्यों कहा भाई, पागल थोड़ी ना था, ये समझता था। क्या समझता था, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल बताई गई थी, चपटी नहीं बताया। हालांकि उस समय सारे लोग यही कहते कि चपटी थी, लेकिन ये समझता था कि जो कहा गया है, जो कहते हैं वो सही है, पृथ्वी गोल है, तो अगर मैं पश्चिम दिशा से भी जाऊंगा तो मैं फिर कहां पहुंच जाऊंगा, भारत ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए, लेकिन जो भाई उस समय अधिकतर जो लोग समझते थे वो क्या समझते थे कि पृथ्वी चपटी है। तो राजा ने सोचा भाई ये तो क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा, तो उसने मना कर दिया क्रिस्टोफर कोलंबस को। फिर क्या, उसने साहस नहीं छोड़ा, वो 2 वर्ष के बाद उसने फिर से जो है अपनी जो भी भूल चूक थी उसमें फिर से उसने वृद्धि करी और चले जाता वो स्पेन के शासक फर्डिनेंड के पास। लेकिन फर्डिनेंड भी इसको स्वीकार नहीं करता है कि क्या बेवकूफ़ है, क्या बोल रहा है, बजाय पूर्व के पश्चिम की होकर जाके, तो गलत। लेकिन बाद में जो है अब उसको मालूम पड़ता है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता रहता है, ज्ञान आता है, फर्डिनेंड को मालूम हो गया कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उसको बुलाया जाता है 92 में और कहा जाता है कि मैं पूरा खर्च जो है उठाऊंगा। तो अतः जो है 90 नाविकों के साथ जो है वो उसे भेजा जाता है। वहां के शासक फर्डिनेंड ने 3 अगस्त 1992 ईस्वी को जो है वो निकलता है 3 जहाजों के साथ, जिनके नाम थे पिंटा, सांता और मारिया नीना। ठीक है, पिंटा, सांता मारिया और नीना, ये 3 जहाज थे। और ये पोलस बंदरगाह से जो भारत के लिए, भारत की खोज हो रही थी भाई, भारत के लिए निकले थे कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है। ठीक है, और ये निकल जाते हैं और 2 महीने जाते हैं तो धैर्य टूटने लगता है। 2 महीने हो गए, रसद भी कम होने लगी है, अगर जो है वापस नहीं हुए तो मर जाएंगे अवश्य। तो इसलिए उन्होंने उनको मारने की भी धमकी दी, लेकिन क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं हिला। 2 महीने के बाद उसे क्या, आकाश में एक सुंदर पक्षी दिखाई देता है जो जमीन से ही आया था संभवतः। तो अब उसे लगा कि कहीं ना कहीं जमीन जो है नजदीक है, लेकिन फिर भी उसे 3 दिन के पास 12 अक्टूबर को जो है वो जमीन जो है नजर आती है। और इस प्रकार से वो जमीन को पहुंच जाता है, उसको चूमता है और पहुंच जाता है और सोचता कहाँ पहुंच गया, मैं भारत में पहुंच गया। लेकिन भाई कहाँ पहुंचा था वो, अमेरिका के जो द्वीप समूह है, जो बहामा द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं, उस समय पुराना नाम गुआना नहीं था, आज कहा जाता है सैन सल्वाडोर। तो यहाँ सैन सल्वाडोर ये पड़ता है, अमेरिका यहाँ पर पड़ता है, ये अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के साथ ही छोटे छोटे द्वीप पड़ते हैं, यहाँ क्यूबा पड़ा, यहाँ छोटे छोटे द्वीप है, बहामा द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज जिन्हें कहा जाता है, वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो यहाँ पर वो पहुंचता है, कौन से द्वीप में पहुंचता है, सैन सल्वाडोर। नजदीक करके बताया मैं, ये सैन सल्वाडोर है। उसके बाद वो सभी जितने बड़े बड़े ये क्यूबा है, तो इन सभी का जो है वो खोज कर पाता है। तो इस प्रकार से ये अमेरिका की खोज हो जाती है। क्लियर है जी, तो ये हुआ। अब क्या हुआ, उसने खोज करने के पश्चात जो है वो वापस जाता है स्पेन के शासक के पास जाता है और उसको जो है उपाधि दी जाती है, एडमिरल की उपाधि दी जाती है। फिर वो जो है वहाँ का शासक एडमिरल बना दिया, गवर्नर बना दिया जाता है कि कहाँ पे, जो वेस्ट इंडीज़ का जो है वो गवर्नर बना दिया जाता है। वो उसके पश्चात जो है वो
दो तीन यात्राएं और करता है, एक 93 96 में, फिर 98 से 1500 और 1502 से 1504 ईस्वी में जो है वो फिर से यात्राएं करता है। लेकिन क्या करता है, वो वहां के लोगों को भारी शोषण करता है, अत्याचार करता है धन को कमाने के लिए, क्योंकि वो अधिक से अधिक धन कहाँ, स्पेन के शासक के पास ले जाना चाहता था, अपने लिए भी कमाना चाहता। अब लालच भी आ गया था उसमें। तो साथ जब ये खबर जो है स्पेन के शासक के पास पहुंची, फर्डिनेंड के पास पहुंची, तो उसे दरबार में बुलाया गया जंजीरों में बांधकर 7 नवंबर 1504 ईस्वी को। और राजा ने उसको क्षमा तो नहीं किया, लेकिन उसकी जो महारानी थी, रानी इसाबेल के कहने पर जो उसे जो क्षमा कर दिया गया और उससे वायसराय की जो उपाधि, गवर्नर की उपाधि थी, उससे छीन ली गई। तो माना जाता है बड़ी अंतिम जो सांस उसने ली थी वो 20 मई 1506 बड़ी गरीबी की हालत में ये मरा था। तो लोगों की हाय इसको लगी थी। ये हम कह सकते हैं कि जब आप किसी का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं तो गलत होता है और वो आपके जीवन में भी वही घटता है। फिर आता है एक और नाविक जिसका नाम है हर्नाडो कॉर्टेस। देखिए इसने मैक्सिको पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करी थी उसके संदर्भ में भी जान लेते हैं। हर्नाडो कॉर्टेस का जन्म 1485 ईस्वी में स्पेन के शहर मैडलिन, याद रखना स्पेन के शहर जहां के शासक ने जो है क्रिस्टोफर कोलंबस का साथ दिया था, तो वहां इनका जन्म हुआ था। 1504 ईस्वी में क्यूबा के गवर्नर, देखिए स्पेन के जो शासक थे, अब कहां पे इसकी खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने कर दी थी और स्पेन के शासक ने यहां पर अपनी सेना भेजकर इन जगह के ऊपर जो अधिकार कर लिया था। ठीक है, हो गया। अब यहां पर बात करें इस क्यूबा की जो सबसे बड़ा जो है द्वीप है, तो क्यूबा का जो गवर्नर थे, जो स्पेन का गवर्नर था, उसकी सेना में भर्ती जो है हो जाता है हर्नाडो कॉर्टेस। ठीक है, और हर्नाडो कॉर्टेस जो है वो अपने आप में काबिलियत रखता था, तो इसने उसकी काबिलियत को देखकर वहां के गवर्नर ने उससे क्या किया, 600 स्पेनी सैनिक दिए और कहा कि जो मैक्सिको सबसे बड़ा उस समय सबसे बड़ी सभ्यता यहां पर फल फूल रही थी, इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए जो है वो बोलता है क्यूबा का गवर्नर उसका, और वो तैयार हो जाता है। केवल मात्र 600 सैनिकों को लेकर जो है मैक्सिको रवाना हो जाता है। और देखिए जब वो निकला तो भगवान ने हर सभी के उसमें जो है वो कुछ न कुछ लिखा होता है। अच्छा, उसे क्या मिलता है, एक डोना मैरीना मिलती है। डोना मैरीना कौन है भाई, ये जो है राजकुमारी है जिसे उसकी सौतेली माँ ने जो है वो निकाल दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे को जो है राजा बनाना चाहती थी, तो उसे जो है बेच दिया था किसी गरीब को। और बाद में जो है जब वो 18 वर्ष की हुई तो वहां के लोगों ने उसे जो है किसके हवाले कर दिया, हर्नाडो कॉर्टेस के। और हर्नाडो कॉर्टेस ने इसका से फायदा क्या हुआ, एक तो वो बारीकियां जानती थी राजा के बारे में, राजमहल के बारे में, और एक भाषा भी थी, वो उसकी भाषा ट्रांसलेटर भी उसे मिल गई, क्योंकि वो तो उनको भाषा तो अच्छी तरह से जानता नहीं था, लेकिन ये कई भाषाओं की जो है वो जानकारी थी। तो इस प्रकार से इसी का सहयोग उसे मिला। अगर वो खुद भी कहता है कि अगर शायद इसका सहयोग ना मिलता तो वो सब सफल ना होता। अब वो आगे बढ़ता है, वहाँ का जो शासक होता है मोंटेजुमा द्वितीय, वो शासन कर रहा था, वो अत्याचारी शासक था, इसलिए लोग भी उसका साथ नहीं देना चाहते। लेकिन फिर भी राजा तो है, भगवान समान जो है माना जाता था। बिना किसी बड़े गतिरोध से हर्नाडो कॉर्टेस जो है एंजेटे की राजधानी जिसका नाम है टेनोक्टिट्लान पर पहुंच जाता है। और ये माना जाता है वहां का जो मोंटेजुमा द्वितीय है, उस समय जो क्या होता था कि हम ज्यादातर जो है ना ऐसा होता था कि जो गुरु होते थे जो कहते थे कि भाई ये तो फलाना जो है ये तो किसी टाइम का एक देवता था जिसको हमने जो है वो यहाँ से बाहर भगाया था, ये वापस आ गया। तो ऐसी जो है अफवाहें होती थी। वो वैसे ही हर्नाडो कॉर्टेस के बारे में एक अफवाह फैल गई कि ये देवता था, फलाने देवता जिसको हमने जो है इस देश से निकाल दिया तो वो वापस आ गया है, ऐसा है वैसा। तो इस तरह की अफवाह, और बाद में जो है इसी कारण जो है मोंटेजुमा द्वितीय जो है इसको साथ जो है बड़ा कोई युद्ध नहीं कर पाता है, लेकिन उसे लालच देता, लेकिन लालच देने के बावजूद उसका लालच बढ़ता जाता है, वो वापस नहीं जाता है, उसको बंदी बना लेता है। हर्नाडो कॉर्टेस जो है वो बड़ा क्रूर भी था और लालची आदमी था, उसने उसको जो है बंदी बना लिया और धन लेने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा, बाद में उसको खत्म भी कर दिया जाता है, उसको मौत के घाट पे उतार देता है। 29 जून 1519 को मोंटेजुमा द्वितीय खत्म हो गया और वहां पर अपना अधिकार जो है अधीन कर लेता है 15 अगस्त 1921 को। अब उसका मैक्सिको का जो नाम था बदल कर क्या कर दिया गया, न्यू स्पेन रखा गया, स्पेन के नाम पे ही न्यू स्पेन। 1922 से 1941 तक जो है मैक्सिको का वो गवर्नर बनता है और इस दौरान लोगों पर घोर अत्याचार करता है और इस कारण ही उसकी मृत्यु भी बड़ी वहीं के लोगों के द्वारा जो उसकी मौत का घाट उतार दिया जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये हर्नाडो कॉर्टेस के बारे में हमने पढ़ा। अब आता है साम्राज्यवाद के बारे में, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद, बड़ी जल्दी से हम बात करेंगे। साम्राज्यवाद होता क्या है कि जब जो है एक बड़ा शक्तिशाली जो राष्ट्र जो है वो प्राकृतिक अन्य देशों के जो प्राकृतिक संसाधन या मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण कर लेता है, जैसे कि ब्रिटिश के लोगों ने भारत देश के ऊपर जो है वो पहले क्या है एक
कंपनी बनकर आए, व्यापारी बनकर आए और बाद में यहाँ पर जो है अधिकार जमा लिया और 200-250 वर्ष तक जो शासन करने के पश्चात फिर छोड़ा, तो उसे ही साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो साम्राज्यवाद की जो भावना थी वो कहाँ विकसित हुई, कहाँ पर चली? वो थी गरीब देशों के ऊपर। तो अफ्रीका में और एशिया के देश बहुत गरीब देश थे, इसलिए यूरोपीय देशों ने यहाँ पर, खासकर इंग्लैंड ने जो है बहुत सारे उपनिवेश स्थापित किए और उसे कहा गया साम्राज्यवाद। ठीक है, इसका उदय क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, एक एक करके जल्दी से। कच्चे माल की आवश्यकता। देखिए उस समय जो है यूरोप में जो है वो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो चुके थे। भारतवर्ष में जहां पर छोटे छोटे लघु उद्योग, घर घरों में ही सारा सामान तैयार किया जाता था, वहां पर बड़े उद्योग स्थापित हो चुके थे। अब उस उद्योग को चलाने के लिए जो है कच्चे माल की आवश्यकता है। अब उनके देश छोटे छोटे हैं, वहां अगर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए तो कच्चे माल के लिए जो है खासतौर कपास, कपड़े के लिए कपास की जरूरत होगी। रबड़, टीन, जूट, लोहा, ये जो है चीजें जो थी वो हमारे देश में थी। तो इसलिए जो है इन देशों के ऊपर अगर हम साम्राज्यवाद या उनके ऊपर अधिकार कर लेते हैं, राजनीतिक तौर पर वहां के ही राजा बन जाते हैं, तो आप सस्ते से सस्ता, कम कीमत पर ये चीजों को जो है अपने देश ले जाएंगे और बहुमूल्य पैसा जो कमाएंगे। ये वैसा ही है कि हमारे से आलू ले लिया 50 पैसे का और उसे बेच रहे हैं आप 20 रुपए का, है ना। आज का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक आलू का जो है, एक आलू के जितने चिप्स बनते हैं वो 20 रुपए के पैकेट में मिलते हैं। तो आलू कितने का लिया? 50 पैसे का और बेच दिया 20 रुपए का। तो सोचिए कितना लाभ है ना। तो ठीक हुआ, वैसा ही जो कच्चा माल का जो है प्राप्ति के लिए भी साम्राज्यवाद का उदय हुआ। दूसरा, बाजार की आवश्यकता, बेचना भी जो निर्मित माल था उसको बेचना भी तो है। रॉ मटेरियल तो ले लिया आपने, कच्चा माल भी ले लिया, लेकिन अब उसको बेचना भी तो। ले गया आलू, ले गए और वापस में उसको क्या दे दिया? वे चिप्स दे दिए। ले गए यहाँ से कपास और ले आए कपड़ा, और इससे क्या हुआ? हमारे जो उद्योग थे वो खत्म हो गए, क्योंकि हाथ से बना हुआ कपड़े का जो बनता भी जो है ज्यादा अच्छा नहीं था और कम कीमत के बजाय ज्यादा कीमत में बिकता, इसलिए जो है लघु उद्योग खत्म हो गए। तो जो भी, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई चीज है, बाजार की आवश्यकता। तीसरा, जनसंख्या अधिक, कि वहां की जो जनसंख्या लगातार बढ़ोतरी हुई 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या बहुत बढ़ रही थी। अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाने की जो व्यवस्था, क्योंकि उनके छोटे छोटे देश हैं, हिमाचल के बराबर छोटे छोटे देश है, ब्रिटेन जो हिमाचल से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को बसाना था। इसलिए क्या था, सबसे बढ़िया था कि साम्राज्यवाद की भावना को उजागर करो, साम्राज्यवाद स्थापित करो, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करो, वहां बस भी जाओ। जैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में वो देश अंतिम छोर का, वहां पर वो आज भी रहते हैं। भारत को छोड़ के चले गए थे 47 में, लेकिन वहां पे अंग्रेज आज वहां छोड़ के नहीं गए, वहीं बस गए, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी का उनका जो वहां का, जहां से एटमॉस्फेयर, जहां पे इंग्लैंड का एटमॉस्फेयर है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का भी उनको, अफ्रीका का भी उनको लगता है, तो इस कारण या अमेरिका में जाकर बस गए। तो इस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी के कारण भी साम्राज्यवाद का उदय हुआ। फिर ईसाई प्रचार, ये ऐसा ही है। एक एग्जाम्पल दूं तो आज भारतवर्ष में बहुत सारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं। पंजाब से बहुत सारे आपको कनाडा मिलेंगे, अमेरिका मिलेंगे, इंग्लैंड, किसी भी देश में जाएंगे भारतीय लोग आपको मिलेंगे। किसके कारण? यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है और लोग जो है बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़ती हुई जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या, कहाँ रहेंगे और इतना जो है पैसा भी नहीं, तो इसलिए पैसा कमाने के लिए बाहर। तो वैसा ही हुआ। ईसाई प्रचारक, ये भी बात है, इसकी बात हम कर चुके हैं कि ईसाइयों के कारण भी जो है वो विस्तार हुआ। ईसाइयों ने दूसरी जगह और विस्तार और धर्म का प्रसार करने के लिए जो है साम्राज्यवाद की भावना को। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्या था कि ईसाई जगत के जो लोग थे, मानने वाले जो लोग थे, वो कहते थे कि हम जो है धर्म के मामले में हमारा धर्म सबसे बड़ा है और हम सबसे सभ्य हैं दुनिया के, इसलिए लोगों को सभ्यता सिखाना हमारा जो है वो परम कर्तव्य है, ये अच्छा कार्य है। तो जब धर्म के साथ ये चीजें जुड़ जाती है, किसी के ऊपर अधिकार करना भी धर्म ये सिखा दे कि ये अच्छा कार्य है, इससे पाप नहीं ही आपका जो है वो अच्छा पुण्य होगा, तो लोग उस काम को जो है बड़े अच्छे तरह से करेंगे। ये ऐसा ही था जैसे हमारी जो है स्त्रियों को ना जला दिया जाता था, क्या बोला जाता, सती होगी, तो लोग जो है उससे बुरा नहीं मानते, सोचते थे हमने बहुत पुण्य का काम किया। तो धर्म के साथ जब ये चीजें जुड़ जाती हैं तो तब जो है ऐसे, तो साम्राज्यवाद का उदय किसके कारण हुआ? ईसाई प्रचारक के कारण भी हुआ। फिर आता है पांचवा, उच्चतम सभ्यता में विश्वास, जिसकी बात मैंने अभी की कि हम दुनिया के सबसे विकसित, सबसे जागृत देश के वासिंदे हैं और ये हमें गर्व करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि उनका कहना था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना ये श्रेष्ठ जातियों का कर्तव्य बनता है, इसलिए हमें वहां पर जाना होगा और उनको सभ्य बनाना होगा, उनको सिखाना होगा कि ऐसे जिया जाता है।
समझे? तो समझ लो कि इसलिए भी जो साम्राज्यवाद उदय हुआ। फिर आता है अतिरिक्त पूंजी का होना, कि पैसा था, बहुत धन था उनके पास, और उस धन से और धन कमाना चाहते थे। तो ये धन कहाँ कमाया जा सकता था? पिछड़े हुए देशों को में जाकर। पिछड़े हुए देश में क्या मिलता है? श्रम मिलता है। श्रम क्या होता है? लोग मिलते हैं जो सस्ती दर पर जो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए सस्ती दर पे काम करेंगे और उच्चतम लाभ जो है कमाएंगे। ये वैसा ही है, अगर आप अमेरिका में जो है नौकरी करते हो ना पीएन की, तो उसको यहाँ के डॉक्टर के बराबर सैलरी दी जाती है। तो सोचिए, अब वो यहाँ से ले गए किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर इतनी जितना उसको देते हैं उससे कम कीमत तक, उस कम कीमत पर ही आपको जो है कई व्यक्ति मिल जाएंगे। अभी वैसा ही है, एक इंजीनियर करके आया बच्चा और उसको 7,000 के लिए आप कहाँ लगाए हैं? प्राइवेट जॉब करवा रहे हैं। तो वैसा ही है कि पिछड़े हुए देशों में श्रम सस्ता था, इसलिए जो है इस अधिक पूंजी कमाना जो है, धन को और धन कमाना जो है, इस कारण भी जो है किसका उदय हुआ? हम करें साम्राज्यवाद का। तो साम्राज्यवाद, दूसरे देशों के ऊपर कब्जा जमाना जो है, इस कारण भी हुआ। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग थे, यहाँ बहुत जनसंख्या थी जो कम कीमत के ऊपर काम करने के लिए तैयार थे, इसलिए इस देश पर भी अधिकार करने का जो प्रयास बहुत देशों ने किया, फ्रांसीसियों ने किया, पुर्तगालियों ने किया, लेकिन सक्सेस का किसको मिली? ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को मिली। फिर साथ होता है देशों का पिछड़ापन, कि यहाँ के एशिया और अफ्रीका के देश जो थे पिछड़े हुए थे। पिछड़े कैसे? विचारों से पिछड़े हुए थे। भारतवर्ष के लोगों में एक धार्मिक पिछड़ापन भी था कि हम समुद्र को लांघेंगे तो पाप हो जाएगा, इसलिए हमने कभी अच्छी नावें ही नहीं बनाई, प्रयास ही नहीं किया, और लोग समुद्र के रास्ते से ही आए और हमें गुलाम बना के चले गए। प्रशिक्षित सेना, कभी भी हम जो है, हम कभी एकता के मार्ग में, कभी राष्ट्रीय एकता की बात ही नहीं होती है। यहाँ तो जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है, या भौगोलिक जो परिस्थितियां उनकी बात होती है, भाषाओं की बात होती है। तो इतनी विभिन्नता है कि हम कभी एक नहीं हो पा रहे, इसलिए हम जो है गुलाम पे गुलाम बनते हैं। तो गुलामी ने जो है यहाँ पर जकड़ कर रख दिया है पूरे भारतवर्ष को। आज भी हम गुलाम हैं, आज भी हम गुलाम हैं। ये बड़े सोचने की बात है कि इतना गंवाने के पश्चात भी हमें जो है आज भी उसी रास्ते पर जो है अग्रसर है। तो देशों का पिछड़ापन, कि चाहे एशिया की बात करो, चाहे अफ्रीका के, इन लोगों, इन देशों के जो लोग थे वो पिछड़ेपन के कारण भी जो है गुलाम बने। फिर 8वां है तकनीकी विकास, कि इन देशों ने बहुत तकनीकी, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए, आर्यभट्ट ने हमारी नाक को बचा के रखा। आज अगर हम कहते हैं तो जीरो का आविष्कार जो भारतवर्ष में हुआ, आर्यभट्ट ने किया, तो हमारी नाक बच जाती है। अदरवाइज जो है सारी जो खोजें हैं वो कहाँ हुई? इन देशों में ही। रेलवे, डाकतार, टेलीफोन, ये तो वो थे जिन आविष्कारों ने साम्राज्यवाद की भावना को बहुत प्रोत्साहित किया। टेलीफोन, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज, और इमीडिएटली वहां पर जो है वो, मान लीजिए किसी ने हमला कर दिया, एकदम से अंग्रेजी जो है सेना एक जगह से दूसरी जगह, डाकतार के द्वारा संदेश। रेल के द्वारा सामान एक जगह से दूसरी जगह रसद पहुंचाना। तो इन्होंने सरल बनाया साम्राज्यवाद की भावना को। तो इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करने में, अगर 1857 का विद्रोह हुआ, उसको दबा दिया गया क्योंकि उनके पास संसाधन थे, तकनीकी विकास था। 9वां आता राष्ट्रीय गौरव की स्थापना, कि एक समय ऐसा आ गया कि जो है ये वैसा ही था कि मेरे पास जितने नौकर होंगे ना, मेरा समाज में उतना बड़ा जो है वो सम्मान होगा, कि देखिए इतने नौकर रखता है। तो ठीक उसी प्रकार जिसके पास जितने उपनिवेश होते थे, वो विश्व का सबसे बड़ा देश जो माना जाता था। जैसे इंग्लैंड दुनिया का नंबर 1 जो है कंट्री बन गया था, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा उपनिवेश थे। तो इसकी होड़ में बहुत सारे देश, चाहे इटली था, चाहे रूस था, और भी देश जो अगर हम जो है जापान की बात करें, ये भी उनमें शामिल थे। तो ये होड़ लग गई थी किसी भी देश के ऊपर अधिकार करने। तो इसलिए अपने देश को ऊंचा दिखाने के लिए ही इटली ने अपना राष्ट्रीय महत्व बढ़ाने के लिए लीबिया पर अधिकार कर लिया, मिस्र पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया, भारत पर इंग्लैंड का अधिकार हो गया। फ्रांस के बीच में प्रतिस्पर्धा जो है भारत में भी बनी रही और मिस्र में भी बनी रही। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्पर्धा किसके, तो इस प्रकार से राष्ट्रीय गौरव को दिखाने के लिए भी राष्ट्रीय जो साम्राज्यवाद की भावना का विकास को, ये 9 कारण थे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको सही से पढ़ लेना और याद भी कर लेना। अंत में मैं केवल 2 लाइनें कहते हुए अपने विषय को जो विराम दूंगा, कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले लेना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के कंधों पर सक्सेस जो है हासिल करना चाहते हैं, वैसी सक्सेस किसी काम की नहीं होती है। हो सके अपने पर विश्वास कीजिए और बढ़ चलिए, आप हमेशा सक्सेस होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।